वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, जो एनसीईआरटी स्पेशल क्लास है। भाई ये हमारा जो सिलेबस है सारा एनसीईआरटी का रहता है पहले मेनली, उसके बाद हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी का देख रहे हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पॉलिटिकल साइंस का थर्ड टॉपिक, क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस है, जो है हमें संसद क्यों चाहिए। कि भाई संसद, हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने संविधान के बारे में पढ़ा है। क्लास 8 की मेनली जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हमने संविधान के बारे में पढ़ा है कि किसी भी देश को संविधान क्यों चाहिए, संविधान में क्या क्या होता है और भारत का संविधान है वो कैसा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमें संसद क्यों चाहिए। तो भाई इसमें क्या दे रखा है, इसमें है कि भाई एज भारतीय होने का जो एक हमें गर्व है कि भाई हमारे पास क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है कि भाई लोगों का तंत्र है। ठीक है, तो इस चीज़ में इस जो चैप्टर है इसमें हम क्या देखेंगे कि निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व को जानेंगे और उनका आपस में क्या संबंध रहता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। यही वो तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। भाई लोकतांत्रिक का क्या मतलब है? लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र, अब लोगों का तंत्र कहने भर से तो नहीं होता ना कि भाई जस्ट हम बोल दे कि भाई लोगों का तंत्र है। तो लोगों का तंत्र कैसे होगा? भाई सहभागिता से होएगा। ठीक है, मेन चीजें क्या है? अगर हम लोकतांत्रिकता की बात करते हैं तो क्या रहेगा? सहभागिता। भाई लोगों की सहमति होनी चाहिए निर्णय प्रक्रिया में। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की सहमति होनी चाहिए। उसी को तो हम बोलेंगे कि भाई हम लोगों का तंत्र है, हमारा तंत्र है। ठीक है, नहीं तो हम कैसे बोलेंगे इस चीज को? तो यही वो चीजें हैं, कहने का ये मतलब है भाई जो सहभागिता है, सहमति है किसी भी चीज में, उसी को आपस में, यही वे तत्व हैं जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी जो संसद है देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का केंद्रीय तत्व भी है। तो ये है भाई हमारी जो पुरानी संसद है। एनसीईआरटी में अभी तो पुरानी संसद का ही पिक्चर दे रखी है। ठीक है, तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, ये बात है भाई। लोकतंत्र जो हमने अपनाया है वो क्यों अपनाया? भाई ऐसा क्या हुआ था पहले जिसकी वजह से हमने जो लोगों का तंत्र किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भी 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। ठीक है, इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। मतलब के अलग अलग तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। सभी कास्ट के, सभी जो धर्मों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। वो स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। भाई उनको ये महसूस हो गया था कि भाई जस्ट चार लोगों की अगर किसी एक जगह पे अगर कुछ लोगों की चलेगी तो वो सिस्टम अच्छा नहीं चलेगा। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था उसी में लोगों को समझ में आ गया था, राष्ट्रवादियों को। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वो सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। उनकी सहमति नहीं होती थी लेकिन फिर भी उनको क्या था, झेलना पड़ता था।
लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। सरकार आंदोलन जो चल रहे थे उस टाइम पे, स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे, उस समय ये स्थिति बदल डाली। स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्थिति थी बदल डाली। तो राष्ट्रवादियों ने उस टाइम पे, भाई राष्ट्रवादी क्या थे, राष्ट्रवादी हर बैकग्राउंड से निकल के आए थे। उनको हर अपने तबके के जो जिस बैकग्राउंड से निकल के आया था आंदोलन राष्ट्रवादी, तो उसको अपने समान लोगों के बारे में पता था कि भाई उनके एरिया में लोगों को कैसे क्या झेलना पड़ रहा है। तो जो राष्ट्रवादी थे वो खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। तो सबसे पहले 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन तो वैसे देखा जाए तो 1857 की क्रांति से ही शुरू हो चुका था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी और उन्होंने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। भाई निर्वाचित सदस्य होंगे, इसका मतलब कि भाई कहीं ना कहीं भारतीयों की पूछ होगी। और उन्हें क्या बोला कि भाई बजट पर चर्चा करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात है भाई 1885 की, याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपसे पूछ सकते हैं। फिर 1909 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, जब लेके आए थे ब्रिटिश, तो उन्होंने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की जो मांग की थी वो मंजूरी उसको दे दी। हालांकि ये मंजूरी थी कि भाई विधायिका में ये जो मंजूरी दी गई थी वो दबाव के कारण ही दी गई थी। और उन्होंने क्या किया कि भाई सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। ठीक है, तो उनमें भी क्या कर दिया, उन्होंने लिमिटेशन कर दी और आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने दिया। कैसे कि भाई उन्होंने जो लिमिट कर दी कि भाई कुछ पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से मजबूत जो लोग हैं उनको ही वोट देने का अधिकार होगा। तो इससे क्या हुआ, इससे सभी लोगों की सहमति तो नहीं हुई, लेकिन इतना उन्होंने, जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे इनके दबाव में, फिर भी इतना उन्होंने कर दिया। फिर क्या किया कि भाई औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी तो हमने बताया ही है। उन लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि भाई स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। उनको ये पता चल गया था कि भाई हर लोग अपने, अगर चाहे तो हर कैपेसिटी तो हर लोग में है, लेकिन वो क्या है कि भाई वो जो अंग्रेजों के डर से, ब्रिटिश के डर से वो बोल नहीं पा रहे थे। भाई स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। अब सरकार को भी क्या था, भी लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। ये चीजें उनको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही समझ में आ गई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता, भाई पूछा भी गया है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका इस्तेमाल 2004 के चुनाव में किया गया था। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको ध्यान देना। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि इस चुनाव में जो ईवीएम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके इस्तेमाल से कितने पेड़ों की सुरक्षा हुई थी, तो वो हुई थी भाई 1,50,000 पेड़ों की सुरक्षा हुई थी, जो कि 8,000 टन कागज बनाने में प्रयोग किए जाते वो पेड़। ठीक है, तो ये तीनों हैं चीजें जो आपको याद रखनी है। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि भाई इन सब चीजों से जो हमने अभी देखा है कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन के जो चल रहे थे उस टाइम पे, उनसे लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि भाई आगे सबको निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा, ये तो तय है। इसी चक्कर में उन्होंने फिर क्या किया कि संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है कि देश के सभी वयस्क उस टाइम पे क्या था भाई,
21+ थे, अभी 18+ है। याद रखना ये चीज, ठीक है। उनको वोट देने का अधिकार है। अब लोग और उनके प्रतिनिधि, नेक्स्ट है कि भाई लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रथम स्थान बिंदु है, सबसे मेन है मतलब सहमति। भाई सहमति का मतलब क्या है कि भाई चाह होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए और लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, ठीक है। कि भाई लोग चाहें, पहले तो ये है कि लोग चाहें, शामिल होना चाहें, पहले तो लोग इस चीज प्रक्रिया में शामिल होना चाहें, ठीक है। फिर अगर प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो भाई उनकी स्वीकृति हो, ठीक है। और उनकी स्वीकृति कैसे होगी? जब उनकी हिस्सेदारी होगी, जब वो किसी चीज में पार्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो उनकी स्वीकृति मानी जाएगी। तो लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर में कहा आ गया कि भाई जो किसी, भाई भारत का नागरिक, हर एक नागरिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? अब उसका एक तरीका है चुनाव। भाई व्यक्ति जाके संसद में, तो हर व्यक्ति जाके संसद में तो नहीं बैठेगा, ठीक है। उसका क्या एक तरीका है? भाई चुनाव, वो अपना वोट दे। अब हम अपना वोट किसको देंगे? जिसको हम चाहेंगे, ठीक है। जिसको हम ये चाहेंगे कि भाई ये सरकार में आना चाहिए, ये हमारा नेता बनना चाहिए, तभी तो हम उसको वोट देंगे, ठीक है। तो लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। जो जनता के द्वारा चुनकर जो प्रतिनिधि संसद में जाकर बैठते हैं, उसी को तो संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। सरकार जो प्रतिनिधियों का जो चुनाव करती है, वो हमने ये पहले ही देख लिया था कि भाई सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं। मतलब कि हमारी जो सरकार है कितनी है? 3 स्तर पे है। लोकल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है। 3 स्तर पर लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब हम देखते हैं आगे, भाई संसद की क्या भूमिका है। पहले तो हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, ठीक है। सबसे ज्यादा कानून निर्मात्री संस्था अगर पूछा जाए तो क्या है? भाई आपकी संसद है। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य, 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य, मतलब के 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता है, जो लोकसभा की जो अध्यक्षता, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान देना। फिर है संसद की भूमिका। संसद की क्या भूमिका है? तो आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। आस्था का प्रतीक कैसे है? कि भाई हम जिस बंदे को चुनकर जो भेज रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी तरह ही, हमारी सोच के हिसाब से ही काम करेगा। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन, ठीक है। कि हमारी हिस्सेदारी होगी। अगर हम किसी चीज को चुन रहे, किसी बंदे को चुनकर भेज रहे, तो इसका मतलब क्या है? कि भाई हम अपनी सोच, उसमें हमारी उससे सोच मिलती थी, इसलिए हम उसको हमारी सहमति है उस पर, ठीक है, कि भाई वो शासन करे।
हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। भाई यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो रहती है एनसीईआरटी की। जैसा कि आपने पहले भी देखा है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों, मैंने पहले बताया था आपको पहले के चैप्टर में, ठीक है। देश को ना निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। वहां से क्या है, फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है जिसको क्या बोला जाते हैं भाई, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के रहते हैं। कोई किसी पार्टी से रहेगा भाई, कोई किसी पार्टी से रहेगा और उसको चुनकर भेज दिया जाता है। ये दे रखा है 2019 का 70वीं लोकसभा थी। लोकसभा के चुनाव का परिणाम दे रखा है। ये अलग अलग देखो, हर राजनीतिक दल के भाई यहाँ से किस राजनीतिक दल के कितने जो सांसद हैं वो चुनकर आई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो आते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य और विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों से आते हैं ये, ठीक है। ये 15वीं के थे पहले के, ठीक है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य और उसको सांसद भी, ठीक है। एमपी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद बोला जाता है उनको। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, जो संसद के काम हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।